वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोग सब 10th में पहुंच गए मेरे बच्चे। मैं सेबेस्टिना फर्नांडिस, योर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस टीचर। ठीक है, तो पहचान की और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो वेलकम टू यू ऑल फॉर दिस न्यू एकेडमिक ईयर। पता है सबको बहुत दिक्कत हो रही है, सब टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं एंड बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बट देन हम लोग जो भी है वो मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूंगी। ऑल्सो मैं आप लोगों को जो ऑनलाइन अपनी है बाल भारती की बुक्स है, स्टेट बोर्ड की बुक्स है, उसकी लिंक भी भेजी जाएगी ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज जैसे हम जाते हैं सीधे अपने फर्स्ट चैप्टर के लिए, जो 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री की, वो है हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्ट्री हम सब जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में कुछ बता रहा है। ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी यानी उसके ग्राफ बता रहे एक हिस्ट्री में कैसे चीजें हो गई हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे हमारी अभी जूम मीटिंग कुछ देर पहले हुई थी, तो मैंने एक्सप्लेन किया था। जो बच्चे नहीं थे उनके लिए फिर से मैं दोहराऊंगी ये लेक्चर पूरा। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, writing and studies are carried on out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is a continuous process. अब ये जो होता है क्रोनोलॉजी का मतलब मैंने क्या बोला था आप लोगों को लास्ट टाइम, कि कोई भी चीज जैसे बोलते हैं कि सीक्वेंस वाइज जाना, एक के बाद एक, ईयर बाय ईयर, क्रोनोलॉजी उनकी ईयर बाय ईयर उनकी एक ऑर्डर फॉर्म करना या उनके एक ऑर्डर फॉलो करना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च जब करते हैं तो राइटिंग होती है, उसकी स्टडीज जो होती है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैरिड आउट होती है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज द एम्पेरिकल मेथड क्या होता है? यानी लेबोरेटरी मेथड होता है ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन is used to verify the available knowledge। यानी जो भी अवेलेबल नॉलेज है ये एम्पेरिकल मेथड उसको यूज करता है। थ्रू व्हाट? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। फॉर्मुलेटिंग यानी वो बनाते हैं, वो एक प्रोसीजर बनाते हैं, एक रूल्स लॉज फॉर्म करते हैं और बनाते हैं। क्या करते हैं? उस पे इरिस्पेक्टिव यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम और स्पेस कौन सा है, उनका जो तरीका होता है वो उसको फॉलो करते हैं। दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। ये जो लॉज बनाते हैं ये ना सिर्फ एक टाइम के लिए, ये इसको रिपीटेडली वो लोग फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ये काम हो सकता है। इन हिस्टोरिकल रिसर्च it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. This is so because we are not present in historical time and space and the historical events cannot be recreated. लेकिन ये अगर हम फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं, तो हम उसको ये लेबोरेटिकल मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री के जो एक है वो पुरानी चीज़ों के बारे में, हमारे बारे में हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो लोग, ना कि वो लोग भी हमारे पास नहीं है अभी, ना वो चीज़ें, वही एटमॉस्फेयर नहीं है, सारी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। तो इसलिए हम उसको ये लेबोरेटिकल मेथड से यूज़ नहीं कर सकते। तो सो व्हाट वी विल डू? To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. अब इसके लिए हमें क्या करना है? हमें उसकी मीनिंग अगर जाननी है तो हमें उसको क्या करना है? एक एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा जो वो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जानता हो, जो पहले से उसने स्टडी की हो उसके बारे में। बाय यूजिंग Also, the experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, and type of paper, stamps of authority, etc. Such a document is further scrutinized by historian with the help of relevant historical references. अब ये जो expert होता है वो क्या करता है? वो ऑथर की स्टाइल ऑफ राइटिंग के सहारे
या वो टाइप ऑफ पेपर जो यूज़ किया हो, या तो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी जो तब के लिए जो उन्होंने सील किए हो, उन सच सारी डॉक्यूमेंट्स को उन माइन्यूटली स्क्रूटनाइज का मतलब जांच करना बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट यानी जो भी उसके रिलेवेंट यानी उससे को भी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है, उस चीज को वो जांच करते। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिए जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड को बराबर से बोलते हैं कि एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, formulating hypothesis, formulating relevant questions in view of the historical references, collecting historical information, highlighting the process that is led to historical transition, carrying out comparative analysis, understanding the references regarding time and space of the given historical events, and also various conceptual frameworks used in historical research method. ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अब हम जाते हैं सेकंड पेज पर। उन्होंने क्या दिए हैं, अब सेकंड पेज पे बता रहे हैं मेथड्स ऑफ वेरियस डिसाइपल्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफ, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिस्टिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनिएज एक्सेट्रा। इन सब का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जो भी हम देखते हैं पुरातत्व जैसे बोलते हैं कि जो भी पुरानी चीज़ों की जो रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्काइवल वो होती है जहाँ पे भी पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुरानी इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर करते हैं, ग्रंथालय की तरह होते हैं, उसको बोलते हैं आर्काइवल साइंसेज। और मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी क्या होती है? जो वो लिखावट होती है, तभी की जो लिखावट होती है उसकी जो उन लोगों ने प्रॉपर स्टडी की होती है वो होती है। और एपिग्राफ इन्होंने ब्रैकेट में दिया है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी महीन जो उस पर लिखावट होती है कॉइन्स के ऊपर या तभी जो उनके मॉन्यूमेंट्स के ऊपर महीन जो लिखावट होती है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, यानी जो भी उनकी लिखने की जो तरीके होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, उसकी जो उन्होंने उसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। न्यूमिस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी तभी के कॉइन्स कैसे प्रिंट होते थे, कौन सी उसमें धातु यूज करते थे, कौन से मेटल्स के सहारे वो बनाते थे, वो सारी चीजें होती हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स। एंड जीनियोलॉजी यानी एक जीन यानी जैसे राजा महाराजाओं के बारे में जैसे बताते कि इसके पिताजी वो थे, उसके पिताजी वो थे, उसके अकबर बादशाह के पिताजी कौन थे, उसके हुमायूं के पिताजी कौन थे, तो उनकी जो जीनियोलॉजी वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, उसको बोलते हैं लीनिएज या जीनियोलॉजी। देन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, तो वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. अब ये हमारा जो आंसर था पहले मैंने दिया भी था आप लोगों को ऑनलाइन क्लास जब हमारे हो रहे थे। तो व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, तो हम उसका आंसर देंगे द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव। The writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such a narrative is a historian. जो ये narrative यानी ये जो लिखता है, जो ये बताने वाला जो स्क्रिप्ट लिखता है उसको बोलते हैं historian. The historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. अब conceptual framework यानी उसने किस चीज को एक अपना आधार बनाया, कि ढांचा बनाया जिसके आधार पे वो सारी चीजें लिखेगा और बताएगा, वो उसके ऊपर डिटरमाइंड होता है कि वो किस चीज को आधार बना के अपनी थियोरी लिख रहा है।
सो वो सारी कुछ तो चीज़ें नहीं बता सकता है, सारी डिटेल तो नहीं लिख सकता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत जो डिटेल वो लिख सकता है, किस चीज़ को आधार, मेन चीज़ को जो आधार बनाया वो चीज़ें उसको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in ancient society. Prevalent यानी ये उस टाइम में ज़्यादा उसको इतना यानी हिस्ट्री को लिखना इतना उस पर जोर नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि बहुत लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, तो लोग उसको ज़्यादा हिस्ट्री को लिखते नहीं थे तभी। सो however, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. Ancient people also felt the need of passing on the stories of life and valor of ancestors to the next generation. यानी उन्होंने क्या किया, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास लिखना पढ़ना नहीं आता था तो वो बोलते ही ना, वो हिस्ट्री को कहीं उन्होंने नोट किया ही नहीं। उन्होंने ज़रूर उसका ध्यान दिया बाय टॉकिंग, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को बताकर या एक दूसरे को जाहिर करके उन्होंने उस चीज़ को अपने जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर लिया। नाउ एंशियंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स। उन्होंने जैसे हम देखते हैं कि अजंता एलोरा के ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है, लिखावट होती है, तो उन्होंने ऐसे गुफाओं के ऊपर लिखना शुरू किया, पेंटिंग करना शुरू किया। स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बलाड्स एक्सेट्रा। फॉर दिस पर्पज दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इन्होंने ये जो चीज़ें ट्रेडिशनल मीन जो है उन्होंने ये लिखा है इन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। नाउ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है वो हमें बताएंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नाउ इन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी answers to the questions are, just a moment, okay, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, यानी इसकी जो मेथड है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और इसकी जो फॉर्मेशन, इसको जो फॉर्म करते हैं वो कोई रेलेवेंट यानी कोई ठोस क्वेश्चंस पे आधारित होते हैं, ठोस क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट मीन्स दैट एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी ह्यूमन रिलेटेड होता है। हिस्ट्री इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेग थिंग्स, पेड़ पौधों के बारे में नहीं बात करते जैसे बायोलॉजी या साइंस में साइंटिफिक के बेसिस पे बात नहीं हो रही है। यहाँ लोगों, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन बींग्स के ऊपर बातें होती हैं इसमें, उसके उनके इर्द गिर्द फैलाने वाली। सो इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड। ये कोई जादू टोना या कोई भगवान के ऊपर या कोई डिवाइन या आकाश पाताल इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, ये रियल ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी विल गो टू नेक्स्ट पेज नंबर 3। आंसर्स टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। ये किसी मनगढ़ंत कहानी के ऊपर आधार पे इसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते, ये प्रॉपर रिलायबल एविडेंस के ऊपर होता है। हिस्ट्री प्रेजेंट्स ए ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री जो होता है ये ग्राफ प्रेजेंट करता है मैनकाइंड की जर्नी के ऊपर with the help of past human deeds. It is said that the modern historiography with above characteristic has its roots in the ancient historical writings. History is originally a Greek term. Herodotus, a Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. उन्होंने क्या किया, हेरोडस जो थे उन्होंने पहली बार ऐसे बुक लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। जस्ट अ मोमेंट।
एक मिनट था। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। अब इसमें जो है इन्होंने क्या हमें बताया कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यूरोप में हिस्टोरियोग्राफी के मामले में क्या हुआ है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है इसमें हमें दिया है टिल द 18th century CE यानी कॉमन इरा यूरोप had achieved a remarkable progress in the fields of philosophy and science. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific method. Now the philosophical discussion focused more and more on the objectivity of history and historiography. इन्होंने क्या किया, इनकी फोकस मेन क्या थी, मेन फोकस थी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, यानी जो ऑब्जेक्टिविटी यानी तभी के ज़माने में क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव थी उनकी, उसके ऊपर उनकी मेन फोकस थी स्कॉलर्स की। और इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने लगे यूरोप में। प्रायर टू द 18th century all European universities were interested only in philosophical discourses revolving around the divine phenomenon। अब 18th century के पहले लोग क्या क्या करते थे, सिर्फ इन्होंने क्या किया, एक डिवाइन फेनोमेनन, जो सिर्फ एक डिवाइन यानी लोगों को जैसे भगवान क्या होता था या यानी क्या बोलते हैं इसको, जैसे एक संत महात्मा के बारे में, उसके बेसिस के ऊपर उन लोग हिस्ट्री को जांचते थे, लिखते थे। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जैसे 1737 कॉमन इरा में गॉटिंगटन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। उनके पास एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट थी हिस्ट्री की। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकेम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। लेटर ऑन क्या किया उन्होंने, जर्मन यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने सेंटर बनाया हिस्टोरिकल स्टडी के लिए। अब इनमें हमने देखना है अभी नोटेबल स्कॉलर, जिसने, नोटेबल का मतलब है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम, जिन्होंने काफ़ी मात्रा में इसके बारे में काम किया है। तो नोटेबल स्कॉलर्स में द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। पहले थे रेन देकार्ट्स, दैट इज फ्रॉम 1596 to 1650। René Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. Among the rules given by him in his book, Discourse on the Method of Following is supposed to have a great impact on the historic method of research. That is, never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. इनका मेन जो था, इनका मेन जो यानी कहना था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी डिस्कोर्स ऑन द मेथड। डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इसमें क्या लिखा कि किसी भी चीज़ को नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग ट्रू, किसी भी चीज़ को तब तक सच नहीं मानना चाहिए जब तक कि डाउट के सारी बातें उसमें से निकाल बाहर हुए हों, यानी कोई भी डाउट उसमें, कोई भी शंका की कोई मात्रा गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। वॉल्टेर, अब दूसरे जो नोटेबल स्कॉलर थे वॉल्टेर, वो थे 1694 to 1778। वॉल्टेर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांकोस मारी अरेक्वेट। ही वॉज फ्रेंच। ही ओपाइंड का मतलब मैंने पिछली बार बोला, उन्होंने बोला क्या बोला, दैट अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी जो रियल होता है, कि मनगढ़ंत नहीं, जो रियल चीज़ों पे आधार है, बेसिस है। एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। यानी उन्होंने कहा कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर और ट्रेड, तब के ज़माने के जो ट्रेडिशंस थे, एग्रीकल्चर थे, इकोनॉमी थे, वो सारी चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। उन सब चीज़ों की भी हमें इक्वली उतनी ही
बातों को ध्यान में रखना चाहिए while writing history. He gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. इसलिए क्योंकि उन्होंने ये एक मॉडर्न हिस्ट्री को एक प्रॉपर उन्होंने फॉर्म दिया, एक प्रॉपर उन्होंने उसको अंडरस्टैंडिंग दी, तो इसलिए उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है. तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल. नाउ दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी बारी आया है. इन्होंने क्या किया? हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. He insisted that a historical reality should be presented in a logical manner. To him, the timeline of historical events was indicative of progress. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि टाइमलाइन एक हिस्टोरिकल इसमें टाइमलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, बट उसकी जो टाइमलाइन है, टाइम फ्रेम है, उस चीज़ को भी हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो प्रोग्रेस में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया होता है. He also thought that the presentation of history is bound to change over the time. उन्होंने ये भी कहा कि हिस्ट्री हमेशा एक तरीके का नहीं रहेगा, यानी वक्त के साथ हिस्ट्री भी चेंज होती रहेगी. यानी मेन चीज़ें वैसी रहेंगी, लेकिन उनको क्या क्या वो तब के ज़माने और अब के ज़माने में काफ़ी फ़र्क होगा काफ़ी सारी चीज़ों के लिए. तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. फिर now he also said Hegel's philosophy. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced यानी उनको भी ये यानी उनको भी ये सच लगने लगा that historical methods were not of a lesser quality though they differed from scientific methods. यानी वो कहने लगे कि ना सिर्फ साइंटिफिक तरीका होता है हिस्ट्री को जानने का, लेकिन हिस्टोरिकल अप्रोच जो होता है, यानी हिस्ट्री को ध्यान से पढ़कर उसकी तरह रिसर्च करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. उनकी जो कलेक्शन थी, उनकी जो स्टडी की जो कलेक्शन थी लेक्चर्स की, उन्होंने उसको उस बुक को क्या नाम दिया? Encyclopedia of Philosophical Science. His book Reason in History is well known. His book Reason in History is well known. It is good to know this. अभी हेगल ने क्या किया? According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. Human mind cannot understand the nature of the event without understanding the opposites. उनका ये कहना था कि सिर्फ हमें ऑपोजिट्स बिना जाने, सिर्फ हम एक तरफा ही नहीं जान सकते. अगर हमें राइट जानना हो तो हमें रॉन्ग भी जानना होगा. अगर हमने किसी एक थियोरी के बारे में जाना है तो हमने दूसरी थियोरी भी उसको भी ध्यान में रखना है. तो उन्होंने क्या किया? ट्रू और फॉल्स, गुड एंड बैड हैबिट्स, ऑपोजिट्स ये है कि हमें दोनों भी जांचने. In order to understand the true nature of one thing, one needs to know both. So the method of analysis which is based on opposites is known as dialectics. तो ये जो मेथड है जो ऑपोजिट्स को जांचता है उसको बोलते हैं dialectics. In this method, a theory is proposed at the beginning, which is called thesis. Then another theory is proposed which is contrary to thesis. It is called antithesis. After a thorough logical discussion of both, a new thesis is proposed which is included in the gist of both the thesis and the antithesis. This process of arriving at new thesis is called synthesis. यानी उन्होंने क्या किया? एक उन्होंने डायलेटिक्स फॉर्म किया जो जानता है कि व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स, व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, ऑपोजिट्स के बारे में जो बोलता है. फिर इसके आधार पे उन्होंने क्या किया? एक थेसिस बनाते हैं जिसको बोलते हैं थेसिस, यानी इसके आधार पे एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं. एंड फिर क्या करते हैं? फिर इसके ऊपर और एक उन लोग थियोरी बनाते हैं जिसका नाम होता है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस यानी ऑपोजिट ऑफ थेसिस. थेसिस एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, एंड एंटीथेसिस का मतलब है उसी थेसिस के ऑपोजिट कोई व्यू बनाना, उसको बोलते हैं एंटीथेसिस.
आफ्टर अ थरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ, दोनों की जो डिस्कशन होने के बाद जो एक जिस्ट, जो एक प्रॉपर एक कंक्लूजन, एक समरी फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। सो ये थी जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल की थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ वी विल गो टू लास्ट, Leopold von Ranke, that is from 1795 to 1886. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. He spoke about a critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. He also stated that all types of documents associated with historical events need to be examined with greatest care. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration of history. Collection of his articles is published in 2 books entitled The Theory and Practice of History, The Secret of World History. इन्होंने लियोपोल्ड वॉन रैंक जो थे, उन्होंने 19th सेंचुरी के हिस्टोरियन थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल इवेंट जो होता है वो उसको बड़े ध्यान से, ग्रेटेस्ट केयर, बड़े ध्यान से उसको जांचना होगा और फिर उसके हिस्टोरिकल जो ट्रूथ्स है वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। और उनकी जो कलेक्शन ऑफ आर्टिकल जो उन्होंने पब्लिश की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। एंड दूसरा उन्होंने जो हिस्टोरिकल जो उन्होंने प्रिंट किया था उसका नाम था द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सो टुडे चिल्ड्रन, किड्स विल एंड इट हियर आवर लेक्चर। आज के लिए जो होमवर्क होगा वो होगा आपका व्हाट टू राइट व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, and you will write the 4 notable scholars' name that we have discussed today. Is it clear? Thank you.